हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपने एनिमल हस्बेंड्री के कुछ MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप इस सभी जो बच्चे हैं अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर और सभी आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन होगा उसका, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो आज का अपने पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, यानी कि इसके अंदर क्या सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है। यानी कि एक तरफ तो दे रखा है एनिमल का नाम, दूसरी तरफ उसका मास दे रखा है, यानी कि जो एनिमल है उसके मास को क्या बोलते हैं। तो पहला जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, बकरी के मांस को क्या मटन बोलते हैं, क्या भेड़ के मांस को चेवन बोला जाता है, क्या मुर्गी के मांस को पोर्क बोला जाता है, या गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। तो तुम्हें इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित किया गया है। तो बताओ जल्दी से इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो पहले राइट आंसर अपने देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। मुर्गी का जो मांस होता है उसको क्या बोल देते हैं, चिकन बोल देते हैं। पोर्क किसके मांस को बोल देते हैं, जो सुअर अपना होता है उसके मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क बोल देते हैं। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, भेड़ के मांस को, बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं, भेड़ के मांस को क्या बोल देते हैं, मटन बोल देते हैं। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है अपना, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है, यानी कि एक मादा बछड़ी एक नर बछड़ी, यानी कि दो ट्विन पैदा होंगे, उनमें से एक तो होगी मादा और एक क्या होगा, नर होगा। तो वो मादा जो होगी वो बांझ पैदा होगी। तो जो मादा जो बांझ पैदा होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, इम्पोर्सिया काइंडी बोलेंगे, फ्री मार्टिन बोलेंगे, रिंग्स बोलेंगे, या वाइट हीफर बीमारी बोलेंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट बताओ मेरे को। ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताओ फटाफट कौन सा आंसर राइट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा फ्री मार्टिन, यानी कि जो ट्विन पैदा होते हैं उनमें से एक नर पैदा होगा और एक क्या होगी, मादा पैदा होगी। जो नर जो होगा वो तो सही पैदा होगा, मतलब उसमें कोई बांझपन नहीं होगा, बट जो मादा होगी वो कैसी होगी, बांझ पैदा होगी। तो उस बांझ मादा को अपने क्या बोलेंगे, फ्री मार्टिन बोलेंगे। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 3 नंबर, माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है। यानी कि अपने क्या करते हैं, जो बछड़ा जो होता है उसको माँ से मेनली तो अपने उसके साथ रखकर ही पालते हैं, बट स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अपने उसको क्या कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए, क्या उसको वीनिंग बोला जाता है, क्या उसको सकलिंग बोला जाता है, क्या उसको नकलिंग बोला जाता है, या कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। क्या इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर है वो ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विनिंग। माँ से बछड़े को अलग रख के पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। सकलिंग किसको बोलेंगे, माँ और बछड़े को साथ में रखकर पाल रहे हैं, यानी कि साथ में रखकर पालना तो क्या कहलाता है, सकलिंग। और अलग रख के पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विनिंग होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चार नंबर जो अपना क्वेश्चन है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है दुग्ध अभिलेख द्वारा, बी ऑप्शन है वंशावली अभिलेख, सी है सांड सूचकांक और डी है इनमें से कोई नहीं।
बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो अपनी राइट आंसर है वो होगा सांड सूचकांक। क्या होगा? सांड सूचकांक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने होगा सांड सूचकांक है। बी यानी कि वंशावली अभिलेख अपने किस में करते हैं? जो छोटे पशु होते हैं उनके लिए अपने क्या करते हैं? वंशावली अभिलेख करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच नंबर अपना क्वेश्चन है प्री मोलर टीथ। प्री मोलर टीथ की संख्या होती है, यानी कि जो प्री मोलर टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ए 4 जोड़ी, बी 6 जोड़ी, सी 7 जोड़ी, डी 3 जोड़ी। बताओ इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? ये टॉपिक अच्छे से करवा रखा है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने बाद में देखेंगे, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो एनिमल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। पहले कौन से होते हैं? इंसाइजर, दूसरे कैनाइन, तीसरे प्री मोलर, चौथे कौन से होते हैं? मोलर होते हैं। इंसाइजर जो होते हैं सिर्फ निचली जबड़े में पाए जाते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 8 होते हैं। और जोड़ी में पूछा जाए तो कितनी जोड़ी होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो 0 होते हैं। जो एनिमल्स जो होते हैं अपने दुधारू जो पशु होते हैं उनमें कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। प्री मोलर जो होते हैं अपने कितने पाए जाते हैं? 6 जोड़ी पाए जाते हैं। मोलर कितने पाए जाएंगे? मोलर भी अपने 6 जोड़ी पाए जाते हैं। तो अपनों से क्या पूछा है कि प्री मोलर टीथ कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 जोड़ी होगा। यानी कि जो प्री मोलर टीथ होते हैं पशुओं में कितने पाए जाते हैं? 6 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर संख्या में बात करें कि कितने पाए जाते हैं तो कितने पाए जाते हैं? 12 पाए जाते हैं। ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है। इसके साथ साथ अपना जो कोचिंग अड्डा है उस पर कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ से आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो और एडमिशन लेके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे जेट और CUT का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था या कम नंबरों से रह गए हैं या जो अभी तैयारी करना चाहते हैं तो वो संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 11th-12th में स्कूल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो इस कोचिंग संस्थान से जुड़ के फाउंडेशन जो कोर्स है वहाँ पे अपनी जेट की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जेट की, CUT की फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ तुम्हें अच्छे से करवाया जाता है। तो फटाफट जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहाँ पे अपनी जानकारी लो और एडमिशन लो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। यानी कि अपने जो पशुओं को जो चारा देते हैं उसके अंदर कितना फाइबर होता है। जो अपने दाना भी देते हैं उसके अंदर कितना फाइबर होता है, कितना TDN होता है। वैसे ही चारे के अंदर कितना फाइबर होता है, कितना TDN होता है। तो तुम इस अपने क्वेश्चन में पूछा है कि फाइबर कितना होता है। क्या 15% होता है, क्या 16% होता है, क्या 10% होता है, क्या 18 से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मेरे को फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपनी डी होगा। यानी कि 18% से अधिक चारे के अंदर क्या पाया जाता है? फाइबर पाया जाता है। TDN कितना पाया जाता है? चारे के अंदर TDN कितना पाया जाएगा? 60% से कम पाया जाएगा। फाइबर 18% से अधिक पाया जाता है और TDN 60% से कम पाया जाता है। दाने में इसका उल्टा होगा। दाने में फाइबर जो होगा वो तो होगा 18% से कम और जो TDN होगा वो क्या होगा? 60% से ज़्यादा होगा। तो तुम लोगों को ये दोनों चीज़ें साथ में याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सातवां जो अपने क्वेश्चन है, उत्तम पशु चयन की सही विधि है, यानी कि अगर अपने को उत्तम पशु का चयन करना है तो इनमें से कौन सी विधि जो होगी वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। ए, पशु को देखकर, बी, उसके उत्पादन को देखकर, सी, पशु की गुणांकन तालिका को देखकर, डी, संतति परीक्षण के द्वारा। तो इसमें से इस सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट बताओ मेरे को। इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर होगा सी, यानी कि पशु की गुणांकन तालिका को देखकर। जो पशु की गुणांकन तालिका अपनी तैयार करेंगे उसके आधार पर अपने पता लगा सकते हैं कि कौन सा पशु है वो उत्तम है, कौन सा उत्तम नहीं है, इसके आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठ नंबर अपना क्वेश्चन है, गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है, यानी कि अपनों ने जो गुणांकन तालिका तैयार की थी उसके आधार पर जो 50 से 75 अंक पे जो पशु आएंगे जिनको अपने ये वाली ग्रेड देंगे उसमें कौन से पशु आएंगे? क्या उसको साधारण पशु बोलेंगे, सर्वोत्तम बोलेंगे, उत्तम बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताओ मेरे को, इसका क्या आंसर राइट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा उत्तम, सी इसका राइट आंसर होगा। जो साधारण जो पशु होते हैं वो उनका जो अंक होते हैं वो 50 से कम दिए जाते हैं। 50 से 75 जो होते हैं वो उत्तम होते हैं और 75 से अधिक वाले कौन से होते हैं? सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा? उत्तम होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रूमिंग होता है, यानी कि ग्रूमिंग क्या होता है? त्वचा को साफ करना, इसको ग्रूमिंग बोलते हैं, या जो पशु का दूध निकालते हैं उसको ग्रूमिंग बोलते हैं, या पशु का चयन करते हैं उसको ग्रूमिंग बोला जाता है, या पशु को गिराते हैं अपने उसको ग्रूमिंग बोला जाता है। तो इसमें से बताओ मेरे को, इसके साथ साथ ये भी बताओ कि एक तो इसमें से ग्रूमिंग होगा, बाकी जो होंगे उनको क्या बोला जाएगा? फटाफट बताओ मेरे को, पहले इसका राइट आंसर बताओ और फिर बताओ बाकी ऑप्शन बच गए उनको अपने क्या किस टर्म से बुलाएंगे? बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि पशु की त्वचा को साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। पशु का दूध निकालना उसे तो अपने क्या बोल देते हैं? मिल्किंग बोल देते हैं। पशु का चयन करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है, या क्या बोल देते हैं हिंदी में? वरण। फिर होता है पशु को गिराना, पशु को गिराना क्या बोला जाएगा? कास्टिंग बोला जाता है। पशु को गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है, यानी कि पशु को अपने दाईं साइड में गिरा देते हैं। किस पर्पज़ के लिए? अगर पशु को अपनों ने मेडिसिन वगैरह देनी है तो उसके लिए, या अपने को क्या करना है? कास्ट्रेशन करना है तो उसके लिए अपने पशु को, या उसका सींगरोधन करना है तो अपने पशु को क्या करते हैं? दाईं साइड में गिराते हैं, बाईं साइड में कभी नहीं गिराया जाता। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कास्टिंग बोला जाता है। तो अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है, यानी कि जो अपने गर्भित भेड़ है, यानी कि जो प्रेग्नेंट भेड़ हो चुकी है उसको अपने ऐसे थोड़ा ना जो नॉर्मल खाना दे रहे हैं वही देते रहेंगे, उसके अलावा भी अपने उसको खाना देंगे, जो अतिरिक्त आहार देंगे उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको डॉकिंग बोला जाता है? क्या उसको फल्सिंग बोला जाता है? क्या उसको स्टीमिंग अप बोला जाता है? या उसको डी बिकिंग बोला जाता है? बताओ इसमें से कौन सा आंसर है जो राइट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा?
साथ में सभी बच्चे अपने नंबर जो हैं, जो जितने क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर लास्ट में देखेंगे इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो नहीं सही हुए या जिनमें डाउट लग रहा है वो अपनी नोटबुक के एक साइड में लिख लेंगे। एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर लिखते जाओ कि भाई हाँ मेरे को ये जो क्वेश्चन है वो मेरे को याद नहीं रहते या इनमें डाउट रहता है, तो लास्ट के टाइम जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ से वो सिर्फ तुम्हें वही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो अपने होगा वो होगा फलसिंग, यानी कि गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? फलसिंग कहलाता है। अगर गर्भित भेड़ की जगह क्या दिया होता, गाय भैंस दिया होता, तो अपने क्या बोलते? तो इसका राइट आंसर होता स्टीमिंग अप होता। डॉकिंग क्या कहलाता है? जो भेड़ जो होती है उसकी पूंछ काटना, भेड़ की पूंछ काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। फिर आता है डी बिकिंग, यानी कि जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों की चोंच काटना, मुर्गियों की चोंच काटना क्या कहलाता है? डी बिकिंग कहलाता है। तो ये क्वेश्चन किस किस का राइट है बताओ मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, पशु की आयु का पता लगाने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि अपने पशु की आयु ज्ञात करने के पास अपने पास 4 मेथड होते हैं, तो उनमें से कौन सा मेथड जो है सबसे अच्छा माना जाता है? ए पशु की शारीरिक दशा देखकर, बी पशुओं के खुर देखकर, सी पशुओं के सींगों द्वारा, सी और डी पशुओं के दांतों द्वारा। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अगर सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि जो पशुओं के दांत होते हैं, दांत में भी कौन से? जो इंसाइजर दांत होते हैं। इंसाइजर दांत मेरे को बताओ कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं या निचली जबड़े में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। है तो ये चारों के चारों मेथड ही, बट सबसे सर्वोत्तम पूछा है तो कौन सा होगा? दांतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है, पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? यानी कि पशुओं की आयु ज्ञात करने के जो 4 मेथड थे उसमें से जो सींग द्वारा जो मेथड था उससे अपने अगर आयु ज्ञात करते हैं तो उसमें पशु की जो सींग हैं उन पे पहला छल्ला कब निकलेगा? क्या 2 वर्ष में निकलेगा? क्या 3 वर्ष में निकलेगा? क्या 4 वर्ष में निकलेगा? क्या 5 वर्ष में निकलेगा? अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो उस हिसाब से भी वो इसका राइट आंसर बता सकता है। अगर किसी को वैसे याद है तो वैसे बता दो। इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। साथ में मुझे ये भी बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा सींग पर पहला छल्ला कब निकलेगा? बी ऑप्शन, यानी कि जब पशु 3 वर्ष का हो जाएगा तब उसके सींग पर पहला छल्ला निकलता है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गाय भैंस का उत्पादन किस ब्यांत काल में स्थिर रहता है? ए ऑप्शन है पहले से तीसरे में, बी ऑप्शन है तीसरे से 5वें में, सी ऑप्शन है 5वें से 8वें में, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे को इसका क्या राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि किस ब्यांत, इनमें से कौन सी ब्यांत काल में पशु का जो दूध उत्पादन है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्थिर पूछा है तो स्थिर किस में रहता है? तीसरे से जो 5वां ब्यांत काल होता है तब पशु का दुग्ध उत्पादन स्थिर रहता है। पहले से तीसरे में तो क्या होगा? दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। तीसरे से 5वें में क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। 5वें से 8वां जो ब्यांत काल होगा उसमें दुग्ध उत्पादन गिरने लग जाएगा, यानी कि पशु का दुग्ध उत्पादन कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है। इसने सिर्फ इतना ही दिया है कि कुल दांतों की संख्या बताओ कितनी होती है।
क्या 20 होती है या 12 होती है, 30 होती है या 32 होती है? तो इसका राइट आंसर बताओ तुम लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी कि इन पशुओं के अंदर जो दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। यानी कि ये दांत कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर क्वेश्चन में अस्थायी दांत यहाँ पे मेंशन कर देता कि अस्थायी दांत कितने होते हैं, तब इसका राइट आंसर क्या होता, 20। यानी कि इन पशुओं के अंदर अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, कंधे के अग्रिम बिंदु से उपलास्ती बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यानी कि जो पशु जो होता है उसके ये अग्रिम बिंदु है, यानी कि जो पहले वाले शोल्डर है वहाँ से लेके लास्ट तक की जो दूरी होगी उसको अपने क्या बोलेंगे? क्या उसको लंबाई बोला जाता है, क्या उसको रित घेरा बोला जाता है, क्या उसको उदर घेरा बोला जाता है, या उसको ऊंचाई बोला जाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा लंबाई, यानी कि पशु की लंबाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16 नंबर अपने पास क्वेश्चन है, पशुओं में कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा, यानी कि स्थायी जोड़ा पूछा है, अस्थायी नहीं पूछा है, कब निकलता है? यानी कि पशुओं में कर्तन यानी कि जो इंसाइजर दांत होते हैं उनका प्रथम जोड़ा वो भी कैसा, स्थायी, कब निकलेगा? बताओ फटाफट। क्या वो 2 से 2.5 वर्ष में निकलेगा, क्या वो 3 से 3.5 वर्ष में निकलेगा, क्या वो 3.25 से 3.5 वर्ष में निकलेगा, क्या 4 वर्ष में निकलेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलेगा, जब पशु कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 से 2.5 वर्ष का हो जाएगा तो प्रथम स्थायी जोड़ा निकलेगा। जब वो 2.5 से 3 वर्ष का होगा तो तीसरा जोड़ा निकलेगा, 3 से 3.5 वर्ष में तीसरा जोड़ा निकल जाएगा और 4 वर्ष में चौथा जोड़ा निकल जाएगा दांतों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या होगा, ए, यानी कि पशु 2 से 2.5 वर्ष का होगा तब स्थायी जोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, नर पशु का प्रमुख प्रजनन अंग है, यानी कि प्रमुख पूछा है, यानी कि इनमें से बताना है कि प्रमुख प्रजनन अंग कौन सा है। ए, क्या वृषण यानी कि जो टेस्टिस होता है उसको बोला जाता है, नर पशु का पूछा है, क्या अंडाशय को बोला जाता है, क्या शुक्राशय को बोला जाता है, क्या शुक्रवाहिनी को बोला जाता है? तो इसमें से मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि जो टेस्टिस जो होते हैं वो नर पशु के प्रमुख प्रजनन अंग होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं। अंडाशय जो होता है ये तो किसके अंदर होता है, जो फीमेल जो होती है, जो मादा पशु होगी उसके अंदर होगी। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, इसने किसका पूछा है, नर पशु का पूछा है। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये तो सहायक प्रजनन अंग होते हैं। प्रमुख प्रजनन अंग तो कौन सा होता है, जो वृषण जो होता है वो प्रमुख प्रजनन अंग होता है। अगर सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो आती रहे वो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 8वां अपने क्वेश्चन क्या है, गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है, यानी कि क्या पूछा है, पशु जो गाय जो होती है उसका गेस्टेशन पीरियड पूछा है, गेस्टेशन पीरियड पूछा गया है। तो बताओ गेस्टेशन पीरियड को ए क्या 280 दिन होगा, 150 दिन होगा, 310 दिन होगा या 490 दिन होगा? कौन सा आंसर राइट होगा, क्या ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी? तो इस क्वेश्चन का अपनों से किसकी पूछी है, गाय का गेस्टेशन पीरियड पूछा है। गाय का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 280 दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगर भेड़ बकरी के अंदर पूछा जाए तो कितना होगा, 150 दिन। 150 दिन किस में होता है, भेड़ बकरी में होता है। मेनली अपने कैसे बोल देते हैं, 147 प्लस माइनस 3 किसके अंदर होता है, गेस्टेशन पीरियड भेड़ बकरी के अंदर होता है। 310 दिन तो किस में होता है, अपनी जो भैंस होती है उसका गेस्टेशन पीरियड 310 दिन होता है। यहाँ पे कर लो 390 दिन। अगर 390 दिन पूछा जाए तो किस में होता है, जो होता है उसका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 390 दिन होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को कहते हैं, यानी कि दो हीट पीरियड, यानी कि दो हीट पीरियड के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है। क्या उसको मध्यकाल बोलेंगे, क्या उसको मध्य चक्कर बोलेंगे, या उसको यौवनारंभ बोलेंगे, या गर्भकाल बोला जाता है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मध्य चक्कर होगा। यानी कि दो मध्यकालों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है, मध्य चक्कर बोला जाता है। हीट पीरियड होता है उसी को अपने क्या बोल देते हैं, मध्यकाल बोल देते हैं। प्यूबर्टी स्टेज यानी कि यौवनारंभ, यानी कि जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है, जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, यौवनारंभ बोल देते हैं। गेस्टेशन पीरियड तो क्या होता है, जब पशु गर्भित हो जाता है और जब तक बच्चा नहीं देता है उसको क्या बोल देते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। गेस्टेशन पीरियड सभी पशुओं में अलग अलग होता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि मध्य चक्कर की अवधि कितने टाइम की होती है। फटाफट बताओ मेरे को कमेंट सेशन में कि मध्य चक्कर की अवधि कितने दिन की होती है और मध्य चक्कर में कितनी स्टेज होती है, मध्य चक्कर में कितनी स्टेज होती है और मध्य चक्कर में कितनी फेज होती है। ये तीनों चीज़ें तुम मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, समूह में मध्य में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पशुओं का जो हर्ड होता है उसके अंदर कौन सा जो मादा पशु है वो हीट के अंदर है, इसकी पहचान के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे। क्या बुल्लक का यूज़ करेंगे, क्या कैपेन का यूज़ करेंगे, टीजर बुल का, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ मेरे को, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने पास क्या होगा, टीजर बुल होगा। यानी कि टीजर बुल क्या होता है, जो नस्बंदीकृत जो नर होता है यानी कि कास्ट्रेटेड मेल जो होता है उसको अपनी क्या बोल देते हैं, टीजर बुल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, टीजर बुल बोला जाता है। बुल्लक भी कैसा होता है, कास्ट्रेटेड ही होता है, बट इसको अपने किस में यूज़ करते हैं, अपने खेत के अंदर हैवी कार्य करवाने के लिए, तांगा वगैरह खींचने के लिए अपने जिसका यूज़ करते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, बुल्लक बोलेंगे। कैपेन किसको बोला जाता है, जो मुर्गी जो होती है यानी कि जो मुर्गा जो होता है अगर वो कास्ट्रेटेड है यानी कि उसकी वो नस्बंदी करता है उसको अपने क्या बोलेंगे, कैपेन बोला जाता है। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टीजर बुल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये पीछे क्वेश्चन था वापस आ गया है, तुम बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु यानी कि कौन कौन से पशु, गाय और भैंस की आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यानी कि ये तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से देखना है, क्या उसने दांत वाले मेथड से पूछा है, सींग वाले से पूछा है, या कौन से मेथड से पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इसने सींग द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा है। तो क्या इसका फॉर्मूला ए होगा, बी होगा, सी या डी। बताओ फटाफट इसका राइट फॉर्मूला कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि पशु की आयु वर्षों के अंदर सींग पर छल्लों की संख्या कितने छल्ले, +2। तो इससे एक तो अपने मान लो कि पशु की सींग पर पहला छल्ला आया है,
तो इसका पहला छल्ला आ गया प्लस इसके अंदर 2 कर दो, यानी कि पशु कितने वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का, जब उसके ऊपर पहला छल्ला आया है। अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर दे दे कि पशु के सींग पर 4 छल्ले हैं, पशु के सींग पर कितने छल्ले हैं, 4 छल्ले हैं, तो इस फॉर्मूले में तुम्हें रख देना है सींग पर छल्लों की संख्या कितनी है, 4, प्लस कर दो 2, तो कितने पशु जो होगा उसकी क्या एज हो जाएगी, 6। पशु कितने वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए हैं आज के एनिमल हस्बेंड्री के। जिसको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और उनके लिए बेनिफिशियल रहे हों तो फटाफट एक तो वीडियो को लाइक कर लो, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अपने कोचिंग अड्डा का जो संस्थान है वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जेट और CUT का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कम नंबर बन रहे हैं, या जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने अभी 10th क्लियर कर लिया है, 11th 12th में वो एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं और वो अपने 2 साल के बाद जेट की तैयारी नहीं करना चाहते, साथ के साथ जेट और CUT की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। तो आप सभी बच्चे जो फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं या कोई भी हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो या तो संस्थान पर आकर विजिट करो, या उसके अलावा जो नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं उनसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।